हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट। दिस इज संध्या सैनी। स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो क्लास 10 के वाणिज्य से रिलेटेड रहेगा, जिसमें हम आपको टॉपिक बताएंगे चैप्टर 16 भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक में हमारा क्या क्या कार्य किया जाता है, इसकी स्थापना कब की गई थी, इसको क्या कहा जाता है, इसमें क्या क्या काम किए जाते हैं, आज हम इसके बारे में टोटल जानकारी आपको देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले क्या आएगा, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि इंपीरियल बैंक की स्थापना, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना के उद्देश्य भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध, स्टेट बैंक यानी कि पूंजी, भारतीय स्टेट बैंक के कार्यालय, भारतीय स्टेट बैंक के कार्य, भारतीय स्टेट बैंक के वर्जित कार्य और सफलताएं, उपलब्धियां, बैंक का महत्व, बैंक की असफलताएं या आलोचनाएं, ये सारी चीजें में से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आज आपको बताने वाली हूं जो कि आपके एग्जाम में रहेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट इस वीडियो को कंटिन्यू देखेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपके बोर्ड के एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को कंटिन्यू देखेगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले दे रखा है 1 जुलाई 1955 को ईस्वी को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके राष्ट्रीय स्टेट बैंक यानी कि जो हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, वो कब की गई थी, 1 जुलाई 1955 इंपीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण से की गई थी। ठीक है, अतः स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के संबंध में जानकारी करने से पूर्व हमें इंपीरियल बैंक के संबंध में जानकारी प्राप्त करनी होगी, क्योंकि सबसे पहले हमारा इससे पहले भी इंपीरियल बैंक आ चुका है और उसके बाद में स्टेट बैंक ऑफ की स्थापना की गई थी। ठीक है, इस इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में भारत के 3 बड़े प्रेसिडेंसी बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बम्बई को मिलाकर के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इस बैंक की पूंजी एवं व्यवसाय अंग्रेजों के हाथ में था। ठीक है, जब अंग्रेजों के हाथ में थी तो वैसे यह बैंक एक व्यापारिक बैंक था, लेकिन इसे कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे जो अन्य व्यापारिक बैंकों को प्राप्त नहीं थे। इस बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य व्यापारिक कार्यों के अतिरिक्त केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करना भी था। तो स्टूडेंट, हमारे जब ये कार्य किए गए थे, यानी कि जब हमारे ये जो व्यवसाय अंग्रेजों के हाथ में था, तब सरकार हमारी जो बैंकर कार्य कर रही थी, तो वो बैंकर यानी कि बैंकर का कार्य बैंकों के बैंक का कार्य एवं शाख नियंत्रण आदि का कार्य करता था। तो 1934 में यह सरकार ने बैंक को अपने बैंक होने के साथ साथ व्यापारी बैंकों के कार्य भी किया था, यानी कि किया करता था। तो बैंकों में जब ये कार्य किया करते थे, यहाँ पर थे कि यानी कि एक तरीके से पास की बात की जा रही है, तो लेकिन 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ की स्थापित किए जाने पर यह बैंक को व्यापारिक बैंक बनकर रह गया, यानी कि यह बैंक काफी टाइम हद तक नहीं चला और इसी बैंक के साथ में यह अंग्रेजों के बैंक में अंग्रेजों के हाथों में जो था, इसलिए वे बैंक की स्थापना नहीं की कर पाए। तो स्टूडेंट, आपने यहाँ पर जो बैंकों की स्थापना में यहाँ पर देखा कि इंपीरियल बैंक की सबसे पहले राष्ट्रीयकरण किया गया, उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई ताकि ये बैंक हमारा चल सके। पहले इंपीरियल बैंक जब हमारा नहीं चला तो इसके बाद में किसकी स्थापना की गई, भारतीय स्टेट बैंक की। तो भारतीय स्टेट बैंक कब आया, अगस्त 1952 में रिजर्व बैंक ऑफ ने यहाँ पर ग्रामीण बैंक की व्यवस्था की जांच करके उचित सुझाव देने के लिए एक अखिल भारतीय ग्रामीण शाख सर्वेक्षण कमेटी का गठन किया, जिसने 1954 में से अपनी रिपोर्ट दी। इस कमेटी के सिफारिशों के आधार पर इंपीरियल बैंक के दोषों को दूर करने के लिए अपनी रिपोर्ट दी। तो इस कमेटी में जो सिफारिश की जा रही थी, उसके आधार पर ही इंपीरियल बैंक के दोषों को दूर करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के अधीन इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को स्थापित कर दिया। 1 जुलाई 1955 में इसने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। स्टेट बैंक ऑफ की स्थापना जो बाद में की गई थी, वो 7 अन्य राज्य बैंकों के स्टेट बैंक जो थे वो सहकारी बैंकों के रूप में सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। इस प्रकार भारतीय स्टेट बैंक ने के समूह जो थे वो कुल 6 बैंकों के रूप में मिलाकर के किए गए, और वो 6 बैंक कौन कौन से थे, 1 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 5 स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर। ठीक है, तो ये हमारे बैंक थे। जब हमारा भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई थी, वो ये जो कमेटी रखी गई थी वो केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए रखी गई थी, इसको स्थापित करने के लिए रखी गई थी। तो सन 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना की गई और इसे स्टार्ट किया भी गया। ठीक है स्टूडेंट, तो भारतीय स्टेट बैंक को आपने जाना, उसी के साथ में इसके उद्देश्य भी जान लो। उसके क्या उद्देश्य था, उसका उद्देश्य था कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बैंकिंग का विकास कर रहे हैं वो किस तरीके से करेंगे। भारत में जो कृषि प्रधान देश था, वो यहाँ के अधिकांश जनता ग्रामों का निवास करती है। अतः राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को बैंकिंग विकास करना था। इसके बिना देश का आर्थिक विकास संभव नहीं है।
फिर सेकंड नंबर पे भारतीय जो भंडार गृह समिति के कृषि विपणन समिति की स्थापना में सहायता की गई। यह बैंक व्यापारी बैंकों का भंडार गृह समितियां तथा कृषि विपणन समिति की स्थापना में सहयोग प्रदान करेगा। उसी के साथ में थर्ड पॉइंट पे भारतीय मुद्रा बाजार का जो विकास वो इंपीरियल बैंक विनिमय विपत्रों की कटौती अथवा पुनः कटौती को प्रोत्साहन नहीं देता था, जिससे भारतीय मुद्रा बाजार पूर्ण रूप से विकसित हो पाया था। भारतीय स्टेट बैंक में जो ये बन गए मुद्रा बाजार के विकास में पर्याप्त सहायता मिली। अनुचित प्रतिस्पर्धा भी थी इसमें, जब इंपीरियल बैंक यानी कि अर्ध सरकारी बैंक होने के कारण के प्रति लोगों का अधिक विश्वास हो गया, तो उस विश्वास के साथ में उन्होंने क्या किया, उसकी प्रतिस्पर्धा का सामना करना भी पड़ता था। तो इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण हो जाने पर यह समस्या भी दूर हो गई। फिफ्थ पॉइंट पर उद्देश्यों एवं व्यापार का प्रोत्साहन। उद्देश्य एवं व्यापार का प्रोत्साहन कब किया गया? स्टेट बैंक ऑफ की स्थापना कृषि की दशा में सुधार हुआ, जिसके फलस्वरूप उद्योग और व्यापार में भी वृद्धि हुई और गांवों में कुटीर उद्योगों का विकास भी हुआ। और साथ ही क्या हुआ स्टूडेंट, यह बैंक उन सभी कार्यों को करता था जो व्यापारिक बैंकों द्वारा किए जाते थे। फिर उसके बाद में लघु उद्योगों की भी सहायता रही, यानी कि जो छोटे छोटे थे, फिर लघु उसमें बड़े भी थे कुछ। फिर उसके बाद में स्टेट बैंक की स्थापना एक उद्देश्य लघु और कुटीर उद्योगों एवं स्वयं रोजगार की योजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना था। कृषि वित्त में सहायता, यह बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं में कृषि वित्त व्यवस्था करने में भी सहायता प्रदान करेगा। सरकार की नीति के संचालन का सहायता, यह बैंक इतना विशाल था कि देश में जो समस्त बैंकों का कुल जमा देय धन था वो लगभग 1/3 भाग अकेले ही पास कर लिया करता था। अतः देश के आर्थिक नीतियों के लिए संचालन रिजर्व बैंक इसकी सहायता में प्राप्त होगा। इसके 9th पॉइंट में देखिएगा स्टूडेंट, भारतीयों की क्या शिकायत रही, इसे किस तरीके से दूर किया गया। तो यह है भारतीय बैंक उन शिकायतों को दूर करेगा जो लंबे काल में इंपीरियल बैंकों की स्थापना यानी उसके प्रति उनको रहेगी। तो स्टूडेंट आपने ये चीज जानी। अब मैं आपको बता दूं कि बोर्ड के एग्जाम में हमारा ये क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से आएगा स्टूडेंट। अब क्वेश्चन तो स्टूडेंट आएगा ही कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई, इसका क्या उद्देश्य है। तो स्टूडेंट भूलना मत, स्टेट बैंक की जो स्थापना 1 जुलाई 1955 में यहाँ पर की गई थी और इसका जो गठन हुआ था, उसकी जो रिपोर्ट लागू की गई थी वो 1954 में लागू की गई थी और उसके बाद इसकी स्थापना और उद्देश्य भी बताए गए थे। ये किस उद्देश्य से खोला गया और किस उद्देश्य में इसकी बात की गई, मैंने यहाँ पर कुछ उद्देश्य भी इसके बताए हैं आपको। अब आता है स्टूडेंट स्टेट बैंक का प्रबंध किस तरीके से किया जाता है। स्टेट बैंक का जो प्रबंध था एक केंद्रीय बोर्ड बैंक द्वारा किया जाता था, जिससे न्यूनतम 20 और अधिकतम 27 सदस्य संचालक हो सकते थे। जिस प्रकार एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 2 प्रबंध संचालक और 13 स्थानीय मंडलों को सभापति में केंद्रीय निदेशक मंडल के पदेन सदस्य होते हैं, जिसमें 2 सदस्य निजी अंशधारी चुनते थे और फिर चुनते हैं और 6 सदस्य भारत सरकार द्वारा रिजर्व बैंक के परामर्श में नियुक्त किए जाते हैं। शेष 2 सदस्य संचालक सहकारिता द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विशेषज्ञ होते हैं। इनकी नियुक्ति भारत सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ द्वारा की जाती है, यानी कि इनकी जो नियुक्ति की जाती थी वो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ द्वारा की जाती थी और आज भी की जाती है। इसमें देखिएगा भारतीय स्टेट बैंक ऑफ की जो पूंजी है वो कितनी होती है। जो प्रारंभ में स्टेट बैंक का अधिकृत पूंजी 20 करोड़ रुपए थी। कितनी थी स्टूडेंट? 20 करोड़ रुपए, जिसमें 100 रुपए के अंशों को विभक्त कर दिया गया, यानी कि उनको बांट दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। बाद में अधिकृत पूंजी को बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए कर दिया गया। फिर 1990 में और 1991 में स्टेट बैंक ऑफ में अधिकृत पूंजी 200 करोड़ रुपए बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए कर दी गई। फिर बैंक की जो क्षमता थी उसकी अंकित मूल्य भारतीय स्टेट बैंक में 1955 की धारा में 4 संशोधन करके 10 रुपए प्रति अंश पर कर दिया गया। जो भारतीय स्टेट बैंक में निर्गमित किया गया था अभी दत्त थे और प्रदत्त पूंजी थी वो 17,203 करोड़ रुपए थे। स्टूडेंट कितने करोड़ था? 17,203, यानी कि वो बढ़ती हुई संख्या में बढ़ता ही चला गया। और लास्ट में वो किस स्टेज पर पहुंचा? वो स्टेज पर पहुंचा भारतीय स्टेट बैंक जो था वो प्रदत्त पूंजी 93% भाग रिजर्व बैंक के पास था और 7% भाग निजी अंशधारियों के पास था। तो वो इतना ज्यादा बढ़ता चला गया कि इतना प्रोग्रेसिंग होने लगा कि वो सक्सेस की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। उसके बाद में भारतीय स्टेट बैंक का जो कार्यालय था उसका क्या काम था कि इसका कार्यालय बंबई में था। इसके अतिरिक्त 13 स्थानीय मंडल थे जो नई दिल्ली, बंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, पटना, हैदराबाद, भोपाल, कानपुर, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चंडीगढ़ और गुवाहाटी में हैं। केंद्रीय निदेशक मंडल का अध्यक्ष प्रत्येक स्थानीय मंडल को पदेन अध्यक्ष होता था। तो स्टूडेंट आज भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है
कि जो हमारा भारतीय स्टेट बैंक है वो किस किस जगह पर है, किस किस देश में है, किस किस राज्य में है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बतानी होती है। कितने इसके स्थानीय मंडल है, इस स्थानीय मंडल को आपको याद रखना है। इसके 13 स्थानीय मंडल हैं और कितने सहायक बैंक होते हैं, इसके 5 सहायक बैंक होते हैं। कौन कौन से बैंक होते हैं? स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर व जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला। इन बैंकों को कम से कम यानी कि 55% पूंजी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास में रहती है और बैंक साधारण बैंकिंग कार्यों के लिए अतिरिक्त स्टेट बैंक की प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। स्टूडेंट, अब मैं इसके मेन जो कार्य है वो भी मैं आपको बता देती हूँ जो आपसे पूछे जाते हैं। तो पूछे जाने वाले जो कार्य हैं वो है सबसे पहले कि इसके 2 कार्य एक तरीके से 2 भागों में बांटे जाते हैं। एक तो रिजर्व बैंक एजेंट के रूप में कार्य और दूसरा व्यापारिक बैंक के रूप में कार्य, जो बैंकिंग संबंधी कार्य होते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ एजेंट के रूप में कार्य किस तरीके से करता है? अब आपने देखा होगा कि जो सरकार है वो बैंक के रूप में कार्य करती है। किस तरीके से करती है? वो रुपयों का भुगतान करती है, पैसों का लेन देन करती है, ऋण पत्रों को धन को हस्तांतरित करती है। तो वो किसके द्वारा होता है? केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा होता है। इसी तरीके से स्टूडेंट यहाँ पर बैंकों के बैंक का रुपये भी काम करता है, यानी कि एक बैंक दूसरे बैंक के लिए भी कार्य करता है और एक बैंक दूसरे बैंक के लिए ऋण पुनः कटौती, बैंकों में सुविधा, व्यापारिक बैंक में के उद्देश्य के लिए भी किया जाता है। समाशोधन गृह के रूप में कार्य किस तरीके से किया जाता है स्टूडेंट? समाशोधन गृह जो होता है वो कार्य इस तरीके से करता है, वो धन का हस्तांतरण बहुत ही सुलभ और सस्ती सुविधाओं के तरीके से करना पड़ता है इसमें, ठीक है। तो उसे ही हम समाशोधन गृह बोलते हैं, जहां पर आसानी से धन को हस्तांतरण कर सके, स्थानांतरण कर सके, ले सके और सस्ती सुलभ सुविधाएं भी प्राप्त कर सके। उसके बाद में स्टूडेंट भारतीय स्टेट बैंक में जो व्यापारिक बैंक था, सामान्य बैंकिंग संबंधी कार्य वो किस तरीके से देता है? जैसे कि जनता में जमा धन स्वीकार करना। जो जनता होती है वो अपनी जो बैंक अपनी राशि है वो बैंक में जमा करती है। ऋण देना, अब वो बहुत ही आसानी से ऋण देने लगा, अल्पकालीन ऋण भी और दीर्घकालीन ऋण भी। तो संपत्तियों और प्रतिभूतियों का जमानत नगद शाख और अधिविकर्ष हुंडियों के द्वारा भी किया जाता था, ठीक है, यहाँ पर किया जाता है। विनिमय विपत्रों का क्रय विक्रय करना और भुनाना भी होता है, किसमें? बैंक में। प्रतिभूतियों का विनियोजन करना भारतीय स्टेट बैंक के लिए ये सबसे बड़ी जानकारी है कि राज्य सरकारी प्रतिभूतियां और राज्य सरकार की प्रतिभूतियां कॉर्पोरेशन प्रतिभूतियों के द्वारा ही बिलों का विनियोग करती है। एजेंट के रूप में भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि धन का हस्तांतरण, भुगतान प्राप्त करना, ग्राहकों की ओर भुगतान करना, अंशों और प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना। तो ये सारी चीजें हमारे व्यापारिक बैंकिंग से संबंधित कार्य भी होते हैं। उसके बाद आ जाइए भारतीय स्टेट बैंक में जो वर्जित कार्य वो किस तरीके से किए जाते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट है निर्धारित सीमा में अधिक ऋण न होना। जब कोई ऋण हमारा अधिक नहीं होता है तो क्या करते हैं? व्यक्ति फर्मों निश्चित मात्रा में अधिक ऋण नहीं देता है, ठीक है। क्या कर देता है? वो देने के लिए ही अपना अलग हट जाता है कि वो ऋण नहीं देगा। फिर अगर ऋण नहीं मिलता है तो किसी लॉस होता है? बैंक वाले को होता है। तो बिलों को भुनाने का प्रतिबंध अब किस तरीके से होता है? छोड़ के अन्य किसी बैंकों में बिलों को भुना नहीं सकता है। परिपक्वता या जो तिथि है 6 माह की अवधि में अधिक हो जाती है और किसी बिलों के लिए यह अवधि 15 माह तक होती है। अपनी अचल संपत्ति का जमानत पर ऋण न लेना, तो अचल संपत्ति पर ऋण नहीं लिया जा सकता है। फिर उसके बाद निर्धारित समय में अधिक ऋण न देना। अब निर्धारित समय जैसे मान लें कि 6 महीने बाद, भाई 6 माह पहले तो आपने लिया था, 6 माह बाद फिर से लेने लगे तो 6 ऋण हमारा इस तरीके से अधिक नहीं दिया जा सकता है, ऋण नहीं दे सकते। अचल संपत्ति में क्रिया प्रतिबंध होता है। अब प्रतिबंध कैसे होता है? जो कार्यालय की संपत्ति होती है उसके अतिरिक्त कोई भी अचल संपत्ति पर क्रिया नहीं कर सकता है। तो इस तरीके की ये वर्जित कार्य होते रहते हैं। फिर अब क्या दे रखा है? भारतीय स्टेट बैंक की प्रमुख सफलताएं भी उपलब्धियां होती हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि भारतीय बैंकों का विदेशी व्यापार की समाप्ति है। स्टेट बैंक की स्थापना के बाद भारतीय बैंकों पर विदेशी प्रभाव समाप्त हो गया। भारतीयों के साथ किए जा रहे भेदभाव का भी अंत हो गया। उसी के साथ में शाखा विस्तार, इसकी शाखा इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी कि भाई यहाँ पर 13 स्थानीय जगह पर इसका विस्तार किया गया। अब 5 राष्ट्रीयकृत बैंक भी यहाँ पर इसमें बताए गए। उसके बाद धीरे धीरे ये बढ़ने लगा। उसके बाद में यहाँ पर थर्ड पॉइंट में मुद्रा सुविधाएं भी थी, जैसे कि स्टेट बैंक अनुसूचित बैंकों में सहकारी बैंकों की सप्ताह में 3 बार निःशुल्क धन भेजने के लिए सुविधा प्रदान करता था। जब वो 3 बार निःशुल्क सुविधा प्रदान करता था तब भी मुद्रा की सुविधाएं होती थी। चौथे पॉइंट में दे रखा है शाख नियंत्रण। अब इसका शाख नियंत्रण रिजर्व बैंक में अपने ब्याज की दर पर या फिर शाख की मात्रा पर नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। स्टेट बैंक का रिजर्व भी विशेष संबंध होने के कारण यह शाख नीति को प्रभावित करने में सफल हुआ। फिफ्थ पॉइंट में आंकड़ों का प्रकाशन भी इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाने लगा, ठीक है। तो ये थी इसकी सफलताएं।
भारतीय स्टेट बैंक की कुछ असफलताएं भी हैं। अब असफलताएं कैसे हैं, जैसे कि व्यापारी बैंकों में अनुचित स्पर्धा भी होती थी। स्टेट बैंक में सरकार का विशेष संरक्षण प्राप्त था, अधिकांश कोष इसी के पास रहते थे। प्राय व्यापार जो बाहर प्राप्त सहायता की राशि में इसी बैंक के पास रख दी जाती थी, जिससे बैंक की जमा धनराशि में असाधारण वृद्धि हो जाती थी। तो यह व्यापारी बैंक क्या करते थे, अनुचित स्पर्धा करते थे, दोषपूर्ण शाखा विस्तार करते थे। अब दोषपूर्ण शाखा विस्तार कैसे होते हैं, जैसे कि इसकी नीति का दोषपूर्ण कहे जाता था। नई शाखाओं में उसकी स्थापना यानी कि स्थानों को आसपास में ही खोली जाती थी, जिससे पुरानी शाखाएं विद्यमान थी। ठीक है, नई शाखाओं को संबंधित प्राथमिकता, इसमें बैंक का अपनी शाखा को खोलने के लिए अनुमति अन्य बैंकों से शीघ्र मिल जाती थी। अप्राप्य ग्रामीण वित्त, इस बैंक में वित्त व्यवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं ला सकता था। जो नहीं ला सकता था उसका परिणाम क्या होता था, स्टूडेंट महाजन और देसी बैंकर में अपने गाँव में पैर जमाए खड़े रहते थे। तो इसमें क्या है, नौकरशाही का प्रभाव, जो धीरे धीरे कर्मचारियों की कुशलता पूर्वक जो कमी थी उसका कारण स्टेट बैंक को सेवाओं के स्तर में काफी गिरावट आने लगा। तो ये इसकी असफलता भी रही। तो स्टूडेंट, जहां सफलताएं थोड़ी बहुत असफलता तो आती ही रहती हैं, लेकिन वो सक्सेस की सीढ़ियां अगर तुम कोशिश करना ना छोड़ो, बिल्कुल इसी तरीके से आप समझ लो अपने ऊपर, अगर आप कोशिश करना ना छोड़े, पढ़ाई करते रहें डेली कंटिन्यू, ताकि आपकी अच्छे से पढ़ाई, अपना एग्जाम अच्छे से रहे, आपका बोर्ड का एग्जाम, तो आप इसी तरीके से अपने आपको सक्सेस करने के लिए सफलताएं प्राप्त करते रहें। तो स्टूडेंट, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिएगा, जो भी हमारा यहाँ पे दे रखा है स्टूडेंट। तो वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, जैसे मैंने इसमें बताया है। मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी बताए हैं जो एग्जाम से रिलेटेड है। जितना मैंने आपको समझाया वो सब एग्जाम से रिलेटेड रहने वाला है स्टूडेंट। तो ये सब अच्छे से प्रिपरेशन करना, ठीक है। तो आज के लिए आपका यही टॉपिक है। थैंक यू।